स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की नई मजेदार कहानी। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी, इस नगर में एक महल है। आते वक्त मैंने देखा महल का बादशाह आश्चर्य से पूछ रहा था, ऐसी कौन सी पुस्तक है तुम्हारे पास जो मेरे लायक हो? क्या है उस पुस्तक में? सामने खड़ा हकीम उसने बोला, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि सिर के काटे जाने के बाद पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। पटेल जी, उस युवक की यह बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोच विचार कर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस हकीम को पहरे में उसके घर ले जाओ। बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। हकीम ने एक दिन में अपना कामकाज समेट लिया। उसके बाद उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक चमड़े की जिल्द में लिपटी थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सिर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक के ऊपर लिपटे कपड़े पर रखेंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी सवाल आप पूछेंगे मेरा कटा हुआ सिर उसका जवाब देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि मैं निरपराध हूं। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मुझे जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर से हो सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है। पटेल जी, में उनकी यह बात सुनकर वहां से आ गया। इस घटना का क्या रहस्य मुझे बताइए। पटेल जी बोले, रात्रि होने दे। भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। रात्रि को जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी। पटेल जी बोले, बुलाकी, फारस देश में रुमा नामक एक नगर था। उस नगर के बादशाह का नाम ग्रीक था। एक बार बादशाह को कुष्ठ रोग हो गया जिसके कारण वह बड़ी ही पीड़ा पा रहा था। नगर भर के वैद्य हकीम आदि इलाज करके हार चुके थे मगर राजा के रोग में न कोई कमी आई थी और न उसकी पौड़ा में ही आराम पहुंचा था। संयोग से उस नगर में दूबा नामक एक हकीम का आना हुआ। वह काफी बूढ़ा तो नहीं था किंतु था दुबला-पतला और लंबा। उसके सिर के पके अधपके बाल ऊपर से उड़ चुके थे किंतु पीछे बालों का झाड़-झंखाड़ अवश्य था जो खोपड़ी के पिछले हिस्से से कंधों तक लटका रहता था। चेहरे पर नोकदार पतली मूछें थीं जिस पर वक्त बेवक्त ताव देते रहना उसकी आदत में शुमार था। उसकी आंखें कंजी और छोटी छोटी थी। वह चिकित्सा शास्त्र में अद्वितीय था। जड़ी बूटियों की पहचान उससे अधिक किसी को भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वह प्रत्येक देश की भाषा जैसे यूनानी, अरबी, फारसी इत्यादि अच्छी तरह जानता था। जब उसे मालूम हुआ कि वहां के बादशाह को ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग है जो किसी हकीम के इलाज से ठीक नहीं हुआ है तो उसने नगर में अपने आगमन की सूचना उसके पास भिजवाई और उससे भेंट करने के लिए स्वयं ही प्रार्थना की। बादशाह ने अनुमति दे दी तो वह उसके सामने पहुंचा और विधिपूर्वक दुआ सलाम करके बोला, मैंने सुना है कि नगर के सभी हकीम आपका इलाज कर चुके हैं कि काम ही हुआ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं खाने या लगाने की दवा दिए बगैर ही आपका रोग दूर कर। बादशाह ने कहा, मैं दवाओं से ऊब चुका हूँ। अगर तुम बगैर दवा के मुझे अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। दूबा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको बगैर दवा के ही ठीक कर दूंगा।
मैं कल हो से इलाज शुरू कर दूंगा। हकीम दूबा बादशाह से विदा लेकर अपने निवास पर आया। उसी दिन उसने कोढ़ की दवाओं से निर्मित एक गेंद और उसी प्रकार का एक लंबा बल्ला बनवाया और दूसरे दिन बादशाह को ये चीजें देकर कहा, आप घुड़सवारी करते हुए गेंदबाजी पोलो खेलें और इस गेंद बल्ले का प्रयोग करें। बादशाह उसके कहने के अनुसार खेल के मैदान में पहुंच गया। हकीम ने कहा, यह औषधियों का बना गेंदबल्ला है। आपको जब पसीना आ जाए और औषधियां भली प्रकार आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएं, तो आप गर्म पानी से स्नान करें, फिर आपके शरीर में मेरे द्वारा दी गई कई गुणकारी औषधियों के तेलों की मालिश होगी। मालिश के बाद आप सो जाएं। मुझे विश्वास है कि दूसरे दिन उठकर आप स्वयं ही निरोग हो जाएंगे। बादशाह यह सुनकर घोड़े पर बैठा और अपने दरबारियों के साथ चौगान पोलो खेलने लगा। वह एक तरफ से दरबारियों की ओर बल्ले से गेंद फेंकता था और वे दूसरी ओर से उसकी तरफ गेंद फेंकते थे। कई घंटे तक इसी प्रकार का खेल होता रहा। गर्मी के कारण बादशाह के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और हकीम की दी हुई गेंद और बल्ले की औषधियां उसके शरीर में प्रविष्ट हो गईं। इसके बाद बादशाह ने गर्म पानी से अच्छी तरह मलमल कर स्नान किया। इसके बाद तेलों की मालिश और दूसरी सारी बातें जो वैद्य ने बताई थीं की गई। सोने के बाद दूसरे दिन बादशाह उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा निरोगी पाया जैसे उसे कभी कुष्ठ हुआ ही न हो। बादशाह को इस चमत्कारिक चिकित्सा से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हंसी खुशी उत्तमोत्तम वस्त्रालंकार पहनकर दरबार में बैठा। दरबारी लोग मौजूद थे ही। कुछ ही देर में हकीम दूबा भी आ गया। उसने देखा कि बादशाह का अंगन कुंदन की तरह दमक रहा है। अपनी चिकित्सा की सफलता पर उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और समीप आकर दरबार की रीति के अनुसार सिंहासन का चुंबन किया। बादशाह ने हकीम को बुलाकर अपनी बगल में बिठाया और दरबार के लोगों के सम्मुख हकीम की अत्यधिक प्रशंसा की। बादशाह ने अपनी कृपा की उस पर और भी वृष्टि की। उसे अपने साथ ही भोजन कराया। संध्याकालीन दरबार समाप्त होने पर जब मुसाहिब और दरबारी विदा हो गए तो उसने एक बहुत ही कीमती खिलत, पारितोषिक, राजवस्त्र और 60,000 रुपये हकीम को इनाम में दिए। इसके बाद भी वह दिन प्रतिदिन हकीम की प्रतिष्ठा बढ़ाता चला गया। वह सोचता था कि हकीम ने जितना उपकार मुझ पर किया है, उसे देखते हुए मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसलिए वह उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ इनाम देने लगा। बादशाह का मंत्री हकीम की इस प्रतिष्ठा और उस पर बादशाह की ऐसी अनुकंपा देखकर जला जा रहा था। वह कई दिनों तक सोचता रहा कि हकीम को बादशाह की निगाहों में कैसे गिराऊं। एक दिन एकांत में उसने बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप नाराज न हो। बादशाह ने अनुमति दे दी तो मंत्री ने कहा, आप उस हकीम को इतनी मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। दरबार के लोग और मुसाहिब भी इस बात को गलत समझते हैं कि एक विदेशी को, जिसके बारे में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, इतना मान सम्मान देना और विश्वासपात्र बनाना अनुचित है। वास्तविकता यह है कि हकीम दूबो महाधूत है। वह आपके शत्रुओं का भेजा हुआ है, जो चाहते हैं कि छल के द्वारा आपको मार डालें। बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हें क्या हो गया है जो ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो और हकीम को दोषी ठहरा रहे हो? मंत्री ने कहा, सरकार, में बगैर सोचे समझे यह बात नहीं कह रहा हूं। मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि यह आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। मेहरबानी करके आप हकीम की ओर से सावधान हो जाएं। मैं फिर जोर देकर निवेदन करता हूं कि दूबो अपने देश से वही इरादा लेकर आया है, अर्थात वह छल से आपकी हत्या करना चाहता है। वजीरे आजम, हकीम दुआ हरगिज ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम कहते हो। तुमने स्वयं ही देखा है,
मेरा रोग किसी और हकीम से ठीक न हो सका और दुआ ने उसे एक दिन में ही ठीक कर दिया। ऐसे इलाज को चमत्कार के अलावा और क्या कहा जा सकता है? अगर वह मुझे मारना चाहता तो ऐसे कठिन रोग से मुझे छुटकारा ही क्यों दिलाता? उसके बारे में ऐसे विचार रखना नीचता है। मैं अब उसका वेतन 3,000 रुपये मासिक कर रहा हूँ। विद्वानों का कहना है कि सत्पुरुष वही होते हैं जो अपने साथ किए गए मामूली एहसान को भी जीवन भर न भूलें। उसने तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि अगर मैं उसे अपना सारा राजपाट भी दे दूं तो भी कम होगा। जहांपना, आप मेरी बात को इतने हल्के तौर पर न लें और मेरा विश्वास करें। अपने शब्दों पर जोर देकर वजीर पुनः बोला, मैंने भरोसेमंद सूत्रों से मालूम किया है कि हकीम दुआ आपके किसी शत्रु का जासूस है और उसने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। यह ठीक हो है कि आपका रोग अभी दूर हो गया है, किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि जान पर भी बन जाए। यह चमत्कार तो उसने आपका विश्वास जीतने के लिए दिखाया है। असल में तो उसका मकसद कुछ और ही है जिसे आप समझ नहीं रहे हैं। मंत्री ने बादशाह को इस प्रकार बहकाया कि वह हकीम पर संदेह करने लगा। वह बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि यह मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सूंघाए जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा महसूस होता है। मंत्री ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, ऐसा न हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। वह बोला, फिर देर किस बात की है जहांपना? उसे अभी बुलवाकर क्यों नहीं मरवा देते? बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। बादशाह ने एक सरदार को भेजा कि इसी समय दूबा को बुला लाए। दूरवा के आने पर बादशाह ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है? उसने निवेदन किया कि उसे नहीं मालूम है। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें सजाए मौत देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से अपना बचाव कर सकूं। हकीम को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, जहांपना, मेरा अपराध क्या है जो आप मुझे मरवा रहे हैं? बादशाह ने कहा, तुम मेरे किसी शत्रु के जासूस हो और यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें सजाए मौत देने में एक क्षण भी जाया न करूं। यह कहकर बादशाह ने जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि फौरन से पेशतर हकीम का कत्ल कर दिया जाए। हकीम समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने ईर्ष्या के कारण बादशाह का मन मुझसे फेर दिया है। वह इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों आकर बादशाह को रोग मुक्त किया और अपनी जान गंवाने के लिए यहाँ आया। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने अपनी निर्दोषता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। उसने दूसरी बार जल्लाद को आज्ञा दी, हकीम को मार दो। हकीम कहने लगा, आप मुझे निरपराध ही मरवा रहे हैं। अल्लाह मेरी हत्या का बदला आपसे लेगा। जब जल्लाद दूबा को मरने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के दरबारियों ने हकीम को निरपराध समझकर एक बार फिर बादशाह से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की, किंतु बादशाह ने उन सबको ऐसी डांट पिलाई कि उन्हें फिर कुछ कहने की हिम्मत न रही। हकीम को विश्वास हो गया कि अब किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती, तो उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इतनी मोहलत तो दें कि मैं घर जाकर अपनी वसीयत लिखाऊं। मैं अपनी पुस्तकें किसी सुपात्र को सौंपना चाहता हूं, लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखने योग्य है। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी पुस्तक है तुम्हारे पास जो मेरे लायक हो? क्या है उस पुस्तक में? दूबा ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं।
उनमें से एक बात यह है कि सिर के काटे जाने के बाद पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोच विचार कर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि हकीम को पहरे में उसके घर ले जाओ। बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। हकीम ने एक दिन में अपना कामकाज समेट लिया। दूसरे दिन जब उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक चमड़े की जिल्द में लिपटी थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सिर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक के ऊपर लिपटे कपड़े पर रखेंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी सवाल आप पूछेंगे मेरा कटा हुआ सिर उसका जवाब देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि मैं निरपराध हूं। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मुझे जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर से हो सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है। यह कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने बिना एक पल गवाए गंडासे से हकीम की गर्दन काट दी। बादशाह ने हकीम की कटी हुई गर्दन को सोने के थाल में रखकर हकीम द्वारा दी गई किताब पर रखवाया तो खून बहना बंद हो गया। यह देखकर बादशाह और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने ऐसा करना चाहा, लेकिन पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली में धूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। उसने यह बात बताई तो कटे सिर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगा लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में हकीम ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। थूक लगी उंगली बार बार पृष्ठों पर रगड़े जाने और फिर मुंह में जाने पर उन पृष्ठों पर लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया। बादशाह की हालत खराब होने लगी, किंतु उसने कटे सिर से प्रश्नों के उत्तर पाने की लालसा में इस पर कुछ ध्यान न दिया। अंततः उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई और वह राज सिंहासन से नीचे गिर गया। हकीम के सिर ने जब देखा कि विष पूरी तरह चढ़ गया और बादशाह क्षणदोक्षण का मेहमान है तो वह हंसकर बोला, अरे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। इन पन्नों पर जहर लगा था जो अब तुझे लील जाएगा। यह सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। पटेल जी बोले, बुलाकी, यह दुनिया विचित्रता और रहस्यों से भरी हुई है। तू जो दृश्य देख आया था उसके पीछे की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार थी। अब लगता है तेरी शंका का समाधान हो गया है। सो जा, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाखी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी,
आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, पटेल जी, मैंने रास्ते में अजीब किस्सा देखा। एक आदमी उसकी पत्नी से बोल रहा था, तीसरा सेब का क्या हुआ? तो उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली, मुझे नहीं मालूम। यह कहकर वह आंखें बंद करके लेट गई। उसका पति गुस्से में बोला, मुझे विश्वास हो गया कि हबशी सच कहता था। इसका उससे अनुचित संबंध है और अचानक मुझे यहाँ देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। और क्रोध और अपमान की भावना से अंधा हो गया और उसने तलवार निकालकर उसकी पत्नी के मार डाला। उसके बाद में वहां से तुरंत यहाँ आ गया। पटेल जी, उस आदमी ने ऐसा क्यों करा और वह किस हवशी के बारे में बोल रहा था? पटेल जी बोले, बुलाखी। बहुत समय पहले एक रोज बादशाह हारून रशीद ने अपने मंत्री जाफर से कहा, आज रात में वेश बदलकर प्रमूंगा। देखूंगा कि अगर कोई पहरे वाला अपने कार्य को छोड़कर सो रहा है तो उसे नौकरी से निकाल दूंगा और मुस्तैद आदमियों को इनाम दूंगा। मंत्री निर्धारित समय पर जासूसों के सरदार मसरूर के साथ खलीफा के पास आया और वे तीनों साधारण नागरिकों के वेश में बगदाद में निकल पड़े। चांदनी रात थी। पूरा दल एक तंग गली से गुजर रहा था। तभी बादशाह हारून रशीद ने देखा कि एक लंबे कद और सफेद दाढ़ी वाला आदमी सिर पर जाल और कंधे पर नारियल के पत्तों का बना टोकरा लिए चला आ रहा है। बादशाह ने कहा, यह बड़ा गरीब मालूम होता है, इससे इसका हाल पूछो। मंत्री ने तुरंत उस व्यक्ति को रोककर पूछा, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? मैं अभागा एक निर्धन मछुआरा हूँ। आज दोपहर को मैं मछली पकड़ने गया था, मगर शाम तक मेरे हाथ एक भी मछली न लगी। मैं अब खाली हाथ घर जा रहा हूँ। घर पर मेरी स्त्री और कई बच्चे हैं। मैं परेशानी में हूँ कि उन्हें आज खाने को क्या दूंगा। बादशाह को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तू एक बार फिर नदी पर चल और जाल डाल। तेरे जाल में कुछ आए न आए, मैं तुझे 400 सिक्के दूंगा और जो कुछ तेरे जाल में आएगा उसे मैं ले लूंगा। मछुआरा तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि मेरा सौभाग्य हो है कि ऐसे भले आदमी मिले। यह धोखा करने वाले तो मालूम नहीं होते। तत्पश्चात नदी पर जाकर उसने जाल फेंका और थोड़ी देर में उसे खींचा तो उसमें एक भारी संदूक फंसा हुआ आ गया। खलीफा ने मंत्री से मछुआरे को 400 सिक्के दिलाए और उसे वहां से रवाना कर दिया। खलीफा को बड़ा कौतूहल था कि संदूक में क्या है। उसने मंत्री को आदेश दिया कि यह संदूक यथाशीघ्र उसके महल में पहुंचाया जाए। मंत्री और उसके आदमियों ने संदूक बादशाह के महल में पहुंचा दिया। फिर बादशाह ने उसे सभी मौजूदगी में खुलवाया कि संदूक में कोई चीज थी जो नारियल की चटाई में लाल डोरे से सिली हुई थी। बादशाह की उत्सुकता और अधिक बढ़ी। उसने छुरी से सीवन कटवाई तो देखा कि एक सुंदर स्त्री का शव टुकड़े टुकड़े कर चटाई के अंदर सिल दिया गया था। यह देखकर बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने मंत्री से कहा, क्या यही तुम्हारा प्रबंध है? मेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो कि किसी अबला स्त्री को कोई काटकर संदूक में बंद करके नदी में डाले, यह मैं सहन नहीं कर सकता। या तो तुम इसके हत्यारे का पता लगाओ या फिर तुम्हें और तुम्हारे सभी कुटुंबियों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। यह सुनकर मंत्री कांप उठा। उसने कहा, सरकार, मुझे कुछ समय तो दिया जाए ताकि मैं हत्यारे का पता लगाऊं। तब बादशाह ने उसे 3 दिन का समय दिया। मंत्री जाफर अत्यंत शोकाकुल होकर अपने महल में आया और सोचने लगा, 3 दिन में हत्यारे का पता कैसे लग सकता है, और पता लगा भी तो इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा कि यही हत्यारा है। हत्यारा तो कब का नगर छोड़ चुका होगा।
क्या करूं? क्या किसी आदमी पर जो पहले ही कारागार में है इस हत्या का अभियोग लगा दूं? किंतु यह बड़ा अन्याय होगा, बल्कि मेरा अपराध होगा कि मैं जानबूझकर किसी निरपराध को दंड दिलवाऊं। कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अंत में मंत्री ने सारे सिपाहियों को आज्ञा दी, स्त्री के हत्यारे की 3 दिन में खोज करो, वरना मैं मारा जाऊंगा और मेरे साथ में कुटुंब के 40 अन्य व्यक्ति भी फांसी पर चढ़ जाएंगे। वे बेचारे 3 दिन तक घर घर जाकर हत्यारे की खोज करते रहे, किंतु हत्यारे का कहीं पता न चला। 3 दिन बीत जाने पर बादशाह के आदेश पर जल्लाद जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को पकड़कर ले आया और बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसने आज्ञा दी, सबको फांसी दे दी जाए। जल्लाद के निर्देशन में फांसी की 41 टिकटियां खड़ी कर दी गई। नगर में मुनादी की गई कि खलीफा के आदेश से मंत्री जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को फांसी दी जाएगी। जो आकर देखना चाहता है देख ले। सारे नगर में यह मालूम हो गया कि किस अपराध पर मंत्री और उसके कुटुंबी फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ समय बाद मंत्री और उसके 40 कुटुंबियों को टिकटियों के नीचे लाया गया और उनकी गर्दनों में रस्सी के फंदे डाल दिए गए। वहां पर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गई थी। बगदाद के निवासी मंत्री को उसके शील और न्यायप्रियता के कारण बहुत चाहते थे। उन्हें उसकी मृत्यु पर बहुत शोक हो रहा था। सैकड़ों लोग उसकी गर्दन में फंदा पड़ा देखकर रोने लगे। इस पर भी बादशाह का इतना रोब था कि किसी का साहस मंत्री के मृत्युदंड का विरोध करने का नहीं हो रहा था। जब जल्लाद और उसके अधीनस्थ फांसियों की रस्सियां खींचने को तैयार हुए तो भीड़ में से एक अत्यंत रूपवान युवक बाहर आया और बोला, जहांपनाह, मंत्री और उसके परिवार वालों को छोड़ दिया जाए। सजा मुझे दी जाए। उस औरत का हत्यारा मैं हूं। मंत्री को अपने प्राण बचने की खुशी तो हुई, किंतु युवक को तरुणाई देखकर उसकी भावी मृत्यु से दुख भी हो रहा था। अभी युवक की बात पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी कि तभी एक लंबे चौड़े डीडॉल वाला बूढ़ा आदमी भीड़ से निकलकर बाहर आया और बोला, यह लड़का झूठ बोल रहा है, जहांपनाह। इसने किसी को नहीं मारा। उसे मैंने मारा है, मुझे सजा दी जाए। फिर उस बूढ़े ने जवान आदमी से कहा, बेटे, तू क्यों इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है? मैं तो बहुत दिन संसार में रह लिया हूं, मुझे फांसी चढ़ने दे। लेकिन जवान आदमी अपनी बात पर डटा रहा कि वह बुजुर्गवार झूठ बोल रहे हैं। उस औरत को मैंने मारा है। सेवकों ने जाकर बादशाह को पूरी बात बताई। तो बादशाह ने कहा, मंत्री के कुटुंबियों को छोड़ दो और मंत्री को सम्मानपूर्वक यहाँ लाओ। मंत्री के आने पर बादशाह ने कहा, हमें बहुत झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ही हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री ने कहा, जहांपनाह, निश्चय ही उनमें से एक झूठ बोल रहा है। बिना खोजबीन किए किसी निर्दोष को सजाए मौत देना ठीक नहीं है। अंततः उन दोनों को भी खलीफा के सामने लाया गया। नौजवान ने अल्लाह की सौगंध खाकर कहा, मैंने 4 दिन पहले उस स्त्री को कत्ल किया था और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े करके संदूक में बंद करके नदी में डाल दी थी। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो कयामत के दिन मुझे जलील होना पड़े और बाद में मैं नरक की आग में जलूं। इस बार बूढ़ा कुछ न बोला। बादशाह को विश्वास हो गया कि वह युवक ही हत्यारा है। उसने कहा, तूने उस स्त्री को मारते समय न मेरा भय किया न अल्लाह का, और फिर जब तूने कर ही लिया तो अब अपराध कबूल क्यों किया? यह नौजवान बोला, मुझे इजाजत मिले तो सारी कहानी सुनाऊं। मैं यह भी चाहता हूं कि यह कहानी लिखी जाए ताकि सबको सीख मिले। बादशाह ने कहा, इजाजत है। तब युवक अपनी कहानी सुनाने लगा। जहांपनाह,
मरने वाली औरत मेरी पत्नी और इन वृद्धजन की बेटी थी। यह मेरे चाचा हैं। 11 वर्ष पूर्व मेरा विवाह हुआ था। हमारे 3 बेटे हैं जो जीवित हैं। मेरी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। वह हर प्रकार से मेरा ख्याल रखती थी और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था। करीब 1 महीने पहले वह बीमार पड़ गई। 2-4 दिन की दवा से वह अच्छी तो हो गई और उस दिन उसने स्नान भी किया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं बहुत अशक्त हो गई हूँ। अगर तुम कहीं से मुझे एक सेब ला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना मुझे शक है कि कहीं फिर से बीमार न पड़ जाऊं। मैं उसके लिए सेब लाने के लिए बाजार गया, किंतु वहां एक भी सेब दिखाई न दिया। मैं बागों में घूमा, किंतु वहां भी किसी मूल्य पर सेब न मिला। तत्पश्चात मैं बगदाद से बसरा गया और शाही बागों से 4-4 दीनारों के 3 सेब लाया। सेब लाकर मैंने अपनी पत्नी को दिए। वह बहुत खुश हुई। उसने उन्हें सूंघकर अपनी चारपाई के नीचे खिसका दिया और फिर आंख बंद करके लेट रही। मैं बाजार जाकर अपनी कपड़े की दुकान पर जा बैठा। कुछ देर में मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम एक सेब उछालता जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे सेब कहाँ से मिला। मैं तो बड़ी मुश्किल से बसरा से 3 सेब लाया हूँ। मैंने हबशी को बुलाकर पूछा, तुझे यह सेब कहाँ से मिला? वह हंसकर बोला, यह मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। उसका पति 2 सप्ताह की यात्रा करके बसरा के शाही बाग से 3 सेब लाया था, जिनमें से एक उसने मुझे दे दिया। हबशी ने यह भी बताया कि मैंने और सुंदरी ने मिलकर भोजन आदि भी किया। हबशी तो यह कहकर चला गया, मगर क्रोध से मेरी बुरी हालत हो गई। मैं दुकान बंद करके घर गया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वहां देखा कि चारपाई के नीचे ही सेब हैं। मैंने उससे पूछा, तीसरा सेब क्या हुआ? उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली, मुझे नहीं मालूम। यह कहकर वह आंखें बंद करके लेट गई। मुझे विश्वास हो गया कि हबशी सच कहता था। इसका उससे अनुचित संबंध है और अचानक मुझे यहाँ देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। मैं क्रोध और अपमान की भावना से अंधा हो गया और मैंने तलवार निकालकर अपनी पत्नी के जिस्म के टुकड़े कर दिए। मैंने इस डर से कि कोई मुझे हत्या के अभियोग में पकड़ न ले, उसके शव को एक नारियल के पत्ते की बनी चटाई में लपेट दिया और लाल डोरे से उस चटाई को बांध दिया। फिर एक संदूक में रखकर पीछे के दरवाजे से संदूक लेकर निकला और उसे नदी में डाल दिया, क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया था। जब मैं लौटकर घर आया तो देखा कि मेरा बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठा रो रहा है और 2 लड़के एक कोठरी में सो रहे हैं। मैंने लड़के से पूछा, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, आज दिन के समय आपके लाए हुए सेबों में से एक को मैं चुपके से उठा लाया था और दरवाजे पर आकर उसे खाना ही चाहता था कि इधर से निकलते हुए एक हबशी गुलाम ने मेरे हाथ से सेब छीन लिया। मैंने उससे कहा कि यह सेब मेरी बीमार माँ के लिए है, उन्हीं में से एक यह है। गुलाम ने मेरी बात अनसुनी कर दी और चल दिया। मैंने दौड़कर उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने मुझे मारपीट कर भगा दिया और चला गया। मैं घंटों उसे ढूंढने के बाद अब वापस आया हूँ। आपको आते देखा तो डर से रोने लगा कि सेब न मिलने पर आप मेरी माँ पर नाराज होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि माँ से कुछ न कहिएगा, वह कुछ नहीं जानती। यह कहकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। यह सुनकर मुझे लकवा मार गया, दिमाग पर गया। मैंने अपनी सती साध्वी पत्नी को झूठे संदेह में मार डाला था। सन्नाटा छा, मैं दुख और पश्चाताप के कारण अचेत हो गया। जब होश आया तो मैंने लड़के से कोठरी में जाकर सो जाने को कहा और स्वयं एकांत में बैठकर दुख में निमग्न हो गया। मैं तभी सिर पीटता और कभी आंसू बहाता।
मैं स्वयं को लाख बार धिक्कारता कि मूर्ख, तेरी बुद्धि क्या बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी कि तूने अपनी सुशीला और पतिव्रता पत्नी को एक अनजान हबशी गुलाम की बात पर विश्वास करके मार डाला और इतना भी धैर्य न दिखाया कि इस बारे में पूछताछ कर लेता। मैं इस शोक और पश्चाताप की दशा में बैठा था कि उसी समय मेरा चाचा अपनी बेटी की तबीयत का हाल जानने के लिए आया। मैंने उसे पूरा किस्सा बता दिया। उसने अपनी बेटी की हत्या के बारे में मुझसे कहा सुनी या लानत लानत नहीं की, बल्कि इसे विधि का विधान समझकर शोकाकुल हो गया और रोने पीटने लगा। मैं भी उसके साथ रोने पीटने लगा। लेकिन रोने पीटने से क्या होना था, मेरी स्त्री और इसकी पुत्री तो अब दुनिया में नहीं रही। मैं तब से अत्यंत शोक संतप्त हूँ और किसी प्रकार चैन नहीं पा रहा हूँ। मैंने सारा हाल सच सच आपके आगे रख दिया। अब आप आज्ञा दें कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। बादशाह को यह सारा वृत्तांत बड़ा आश्चर्यजनक लगा, किंतु जब बूढ़े आदमी ने भी इस बात की पुष्टि की तो उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में अपराध करे तो वह मेरी और अल्लाह की नज़र में क्षमा योग्य है। मैं तो इस आदमी की सत्यप्रियता और न्यायप्रियता से भी प्रसन्न हूँ कि इसने निरपराधों को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का आह्वान किया और अपना अपराध स्वीकार किया। मृत्युदंड का भागी वह गुलाम है जिसके झूठ के कारण यह दुखद घटना हुई। वजीरे आजम, तुम अभी अपने को मुक्त समझो। तुम्हें 3 दिन के अंदर उस दुष्टात्मा को खोजकर लाना है जिसके कारण यह सब हुआ। 3 दिन में ऐसा न कर सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा कि एक बार मौत से छुटकारा मिला तो वह दोबारा पीछे पड़ गई। वह रोता पीटता घर आया। उसे विश्वास था कि अब की बार जान नहीं बच सकती क्योंकि लाखों गुलाम बगदाद में हैं। अभियुक्त गुलाम कैसे मिलेगा? फिर उसने सोचा, परमात्मा की दया से निराश न होना चाहिए। जिस प्रकार अकस्मात ही उसने अनजान स्त्री के हत्यारे को प्रकट किया, वैसे ही संभव है कि इस बार भी जान बच जाए और फिर इस बार भी निश्चित अवधि में हत्यारा गुलाम नहीं मिला। मंत्री जाफर फांसी पर चढ़ाने के लिए बुलाया गया। उसके संबंधी उससे मिलकर रोने लगे। मंत्री की बच्चे खिलाने वाली सेविका मंत्री की 1-5 बहुत प्यार करता था। 6 बरस की बेटी को लाई। वह इस बच्ची से मंत्री ने उन सिपाहियों से कहा, मैं चलने से पहले अपनी इस बच्ची को प्यार कर लूं। उन्होंने अनुमति दे दी। मंत्री ने जब बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में रखी हुई कोई चीज अड़ी। ने बच्ची के सीने के ऊपर देखा तो एक बंधी हुई गोल चीज महसूस हुई। मंत्री के पूछने पर बच्ची ने बताया, यह सेब है जिस पर शाही बाग की मोहर लगी हुई है। यह पूछने पर कि यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? बच्ची ने कहा, मेरा हबशी गुलाम जिसका मैंने उससे 4 सिक्कों में इसे खरीदा था। नाम रेहान है, लाया था। और मंत्री ने सेब को खोलकर देखा और उस पर शाही बाग की मोहर पाई तो गुलाम से डांटकर पूछा, तुझे यह सेब कहाँ से मिला? क्या तुमने मेरे या बादशाह के महल में चोरी की है? गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इसे न आपके यहाँ से चुराया है न शाही महल से। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक गली से निकला जहाँ एक घर के सामने 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उनमें सबसे बड़े लड़के के हाथ में यह सेब था। मैंने उससे छीन लिया। वह रोता हुआ मेरे पीछे भागा और कहने लगा कि यह सेब मेरे पिता मेरी बीमार माता के लिए बहुत दूर से लाए हैं। मैं इसे माता से बगैर पूछे उठा लाया हूँ। तुम इसे दे दो। लेकिन मैंने सेब नहीं दिया और लाकर आपकी बेटी के हाथ 4 सिक्कों में बेच दिया। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेब का चोर उसके ही घर का गुलाम है। चुनाचे वह अपने साथ उस गुलाम को ले गया और सिपाहियों से कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। खलीफा के सामने जाकर उसने गुलाम को उनके सामने खड़ा कर दिया।
बादशाह के पूछने पर गुलाम ने वही कहानी दोहराई। बादशाह को यह अजीब किस्सा सुनकर हंसी आई, किंतु उसको अपराधी को मृत्युदंड देने की इच्छा बनी हुई थी। उसने मंत्री से कहा, सारी दुखद घटना तुम्हारे गुलाम के कारण हुई, इसलिए यही मृत्युदंड का भागी है। इसे फांसी पर चढ़ाओ ताकि लोगों को शिक्षा मिले। मंत्री ने कहा, आपका आदेश उचित है। यह अभागा उसी योग्य है, किंतु यह मेरा पुराना गुलाम है। यदि आप मेरी खिदमत से खुश हैं तो इनाम के तौर पर इस गुलाम की जिंदगी बख्श दें। मंत्री ने कातर स्वर में प्रार्थना की तो बादशाह को रहम आ गया और उसने उसे माफ कर दिया। बुलाखी, अब तेरी शंका का समाधान हुआ। हाँ पटेल जी, ठीक है, अब सो जा, कल आगे की यात्रा करनी है। थोड़ी ही देर में वे दोनों निद्रा देवी की गोद में समा गए। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।